और आज क्या होता है, गलत बातें होती हैं और काम नहीं होता। साथियों, इतनी तो मैंने जो बातें आपको बताई, जो आपको समझने के लिए थी, उतनी बातें मैंने आपको बताई। बहुत सारी, वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उस पर चर्चा करने का मतलब बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ मौलिक बातें जो हमारे लोग तक जानी चाहिए थी, मैं वो बातें आपको समझाने का प्रयास कर रही। साथियों, इतना आपको सारी बातें तो उसने की, लेकिन जो भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, उसके लिए कोई प्लान नहीं किया, सबके लिए प्लान किया। इस देश में अगर इतिहास लिखा गया तो केवल पुरुषों का इतिहास लिखा गया, महिलाओं का इतिहास ही नहीं लिखा गया। जो कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस देश में संघर्ष किया है, इस देश की महिलाओं ने किया है। कैसे किया है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात आपको बताए। आप महिलाएं जो होती है, देश की राजा महाराजा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी। मैं रानी की बात नहीं, राजा की बात कर रही। आज हमारी महिलाएं पूर्वांचल में गाना गाती है कि सोने की थाली में जवना परोसो, गाती है ना गाना, सोने की थाली में जवना परोसो। ये गाना जो हमारी महिलाएं गाती है, ये गाना आपने कहाँ से सुना? आपकी नानी ने गाया था। और नानी ने हमारी अपनी नानी से सुना रहा होगा। हम ये गाना सुनते आ रहे हैं कि सोने की थाली में जवना परोसो, और हम ये गाना गाते चले आ रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। इतना नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में गाना गाते हैं, जहाँ डाल डाल सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज कर रही है क्या? तो हकीकत में सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे इस देश में सोने की थालियां हुआ करती थी, सोने का गिलास हुआ करता था। वो कब होता था? जब महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी, जब मातृ प्रधान देश था। आपको बहुत दूर नहीं लेके जाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ। 1946 में सोने का दाम 11 रुपया तोला था, जिसको कपास कहते हैं, रुई, उसका दाम 15 रुपया कुंटल था। सोने से ज्यादा रुई का दाम था। 1950 में उसी सोने का दाम 15 रुपया तोला हो गया, वही कपास 18 रुपया कुंटल हो गया। 1955 में फिर उसी सोने का दाम 18 रुपया तोला हुआ, वही कपास 20 में चला गया। आज 2022 में क्या है? उसी सोने का दाम 60-70 हजार रुपया तोला चला गया है। उसी कपास और रुई का दाम 6,000 रुपया कुंटल चला गया। जिस देश की महिलाओं की व्यवस्था को पुष्पित सिंह ने हिला दिया था, उस देश की महिलाओं ने हार नहीं मानी। उस देश की महिलाओं ने किसी की खोज कर डाली। जब महिलाओं ने किसी की खोज कर डाली तो देश के लोगों को लगा अगर महिलाएं फिर इस देश में प्रस्थापित हो गई तो क्या किया उन लोगों ने? षड्यंत्र क्या किया? आप महिलाओं की व्यवस्था को, मातृ प्रधान व्यवस्था को ऋषि व्यवस्था में बदला। यानी कृषि व्यवस्था जो महिलाओं ने निर्माण की थी, उसको ऋषि व्यवस्था में बदला। और ऋषि कौन से पैदा किए? आसाराम बापू जो बलात्कारी है, और बाबा रामदेव जो व्यापारी है। किया ना आपकी व्यवस्था को दोस्त। साथियों, ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं, इस देश में आप आए दिन घटना सुनने को मिलता है। अभी जल्द की घटना है देवरिया का। अभी जब 2-4 दिन पहले की घटना देवरिया की है, सबसे खतरनाक घटना वो आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हाथरस की घटना आपने सुना। आए दिन आप अखबार अगर उठा करके देखो, 2-4 घटनाएं आपको मिल जाएंगी जो महिलाओं के ऊपर होती है। हर घटना में, हर अखबार में महिला का जिक्र होता है, उसके साथ शोषण किया जाता है, उसके साथ दहन किया जाता है, उसका रेप बलात्कार किया जाता है, उसके साथ हिंसा की जाती है। लेकिन इस देश में क्या है? सबसे भयानक परिस्थिति है, सबसे भयानक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की है। महिलाओं के शोषण के मामले में क्या है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। एक बात आपको बताना चाहते हैं, एक मदर इंडिया नाम की पुस्तक है। मदर इंडिया पुस्तक में क्या हुआ? कैथरीन मेयो नाम की एक महिला है विदेश की, वो भारत को जब घूमने आई तो भारत की महिलाओं की व्यवस्था पे देखा और चर्चा करके उसने महिलाओं की दशा पे चर्चा किया। तो गांधी जी ने उनको जवाब दिया, हमारे देश के जो गांधी जी ने जवाब दिया कि क्या कैथरीन मेयो इस देश की महिलाओं, इस देश की गंदी महिला को देखने आई थी? ये शब्द सुन के बड़ा पता लगता है, क्या गांधी जी महिलाओं को गंदा मानते थे? इतना नहीं, मैं पिछले साल झारखंड के दौरे पे थी। 15 से 20 दिन का वो मेरा दौरा पूरे झारखंड में चला था। वहाँ कांग्रेस से एक नेता आए, उन्होंने कहा, मैडम आपको पता नहीं है, गांधी जी का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था महिलाओं को लेकर। मैंने कहा भाई साहब बताइए। उन्होंने कहा महिलाओं को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें यह था कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने जब देखा महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कमर के ऊपर कपड़ा पहनना छोड़ दिया। मैंने उनको वही लॉजिक के बाद पे टोका, आप मुझे एक बात बताओ, कपड़ा किसी के कमर के ऊपर नहीं है, उसको देख के नंगा हो जाना
कहाँ की इंसानियत है। अगर आपके गांधी जी ने ऐसा काम किया होता कि उस महिला के कमर के ऊपर कपड़ा पहनाने के लिए आंदोलन किया होता तो मैं उनको आज जरूर महापुरुष मानती, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश में हमारी महिलाओं को अगर देखा जाए, जिस वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो वीरांगना फूलन देवी ने हमारे समाज की महिलाओं को एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिया है, एक बहुत बड़ा अहम रोल किया है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को उस बात को समझना और जानना होगा, वो एहसास करना होगा, क्यों करना होगा। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस देश में सामाजिक न्याय आए, सामाजिक चेतना आए, सामाजिक विस्तार हो, तो आपको अपने घर का, अपने समाज का जो लीडरशिप है वो महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए। क्यों? एक महिला अपना घर संभालती है ना। आपके पास अगर 2 बच्चे हैं तो क्या एक बच्चे को ज्यादा खिलाती है, बच्चे को कम खिलाती है? नहीं ना, दोनों बच्चों को बराबर का खिलाती है। अगर इक्वालिटी किसी से सीखनी है, समानता किसी से सीखना है, तो महिलाओं से सीखना चाहिए। इसलिए बुद्धा ने कहा, अगर इस देश में आप समानता स्थापित करना चाहते हैं, समानता सच में आपके व्यवहार में आनेगी, तो आपको अपने घर का जो लीडरशिप है, समाज का जो लीडरशिप है, वो महिलाओं के हाथ में देनी चाहिए। मुझे पर्ची आई कि मैडम परमिशन का टाइम कम है, परमिशन हमें कम समय के लिए मिला है। मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि आपके परमिशन के समय जितना है, मैं उसके 2 मिनट 5 मिनट पहले ही अपनी बात को खत्म कर दूंगी, क्योंकि अनुशासन में रह करके मैं मेरी बात को रखना जानती हूँ। साथियों, जिसे हमें शिक्षा का अवसर मिला, आपको लगता है हमारी महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा ऐसे मिल गई? आपकी शिक्षा की कीमत एक 8 साल की बेटी ने चुकाया है, तब जाके आपको शिक्षा मिली। उदाहरण देके बताते, उस बेटी के कारनामे बताते। उस बेटी का नाम था बावली। महाराष्ट्र की वो बेटी थी। जब आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने सोचा भारत की आधी आबादी महिलाओं को लेकर के आंदोलन करेंगे, सबसे पहला काम शिक्षा का उन्होंने सोचा कि शिक्षा देनी चाहिए। तो उस समय जब पहला विद्यालय खोला, तो उस समय क्या था, बावली नाम के जो जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सहकारी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का एडमिशन कराया। उनकी बेटी क्या हुई, वो 8 साल की बेटी उस विद्यालय में पढ़ती थी, और पढ़ते पढ़ते जब वो आगे बढ़ना चाह रही थी, यही ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने, यही मनवादी लोगों को लगा अगर महिलाओं ने पढ़ाई सीख लिया, महिलाओं के अंदर शिक्षा आ गई, तो सवाल पैदा करेगी, और महिलाओं के सवाल का जवाब देना मर्दों की औकात नहीं होगी। इसीलिए मैं उस समय की बात कर रही हूँ, अभी कोई पुरुष बुरा नहीं मानेगा। उस समय की बात कर रही हूँ जब बड़े पैमाने पे हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, तो क्या हुआ, यही उचित तत्सम जाति के लोगों ने उस 8 साल की बेटी को लड्डू खिलाया। और लड्डू जानते हैं किसका था? कांच का, शीशे का लड्डू बना के उस बेटी को खिलाया। वो 8 साल की बेटी आपकी शिक्षा के लिए वो कांच का लड्डू खा के उसकी मृत्यु, तब जाके शिक्षा मिली। इतनी आसानी से हमें शिक्षा नहीं मिली। इतना नहीं साथियों, हमारे समाज के लोगों को मैं कुछ चंद बातों को बताने का प्रयास कर रही हूँ अपनी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आज वीरांगना फूलन देवी जी के ऊपर रखा गया है, बहुत सारे आपको संगठन मिलेंगे, बहुत सारे आपको चर्चाएं मिलेंगी, बहुत सारे आपको कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन महिलाओं के टॉपिक पे बहुत कम बातें की जाती है। इसीलिए आपको महिलाओं के टॉपिक पर ही मैं जोर देने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, इस देश की जो महिलाएं हैं, उनके लिए संविधान में अधिकार दिया गया। वो संविधान में जो अधिकार दिया गया, हिंदू कोड बिल नाम का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया, वो किसी जाति का बिल नहीं है, वो किसी विशेष वर्ग का बिल नहीं है, बल्कि भारत की समस्त महिलाओं के लिए वो बिल दिया गया, जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। उस बिल को जब वो पारित करवाना चाह रहे थे, जिस भारत के संविधान को 1950 में पार्लियामेंट के अंदर ले लिया गया, उसी भारतीय के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी नियम लागू है, समानता का अधिकार भी लागू है। उसी इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल 1951 में जब लाना हुआ, 1951 में उनका पुतला यही मनवादी लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जलाया। इतना ही नहीं, उस हिंदू कोड बिल को लेकर के हमारी अनपढ़ महिलाओं को सड़क पे उतार दिया। जब महिलाओं को सड़क पे उतार दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कि आप हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रही हैं? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है। हमारी महिलाएं बहुत पतिव्रता होती है, जितना पति कहता उतना ही करती है ना, ज्यादा नहीं करती। साथियों, इतना ही नहीं, जब ये बात उन्होंने कही कि हमारे पति ने कहा, फिर उन्होंने पूछा, अच्छा आपके पति ने आपको बताया इसमें कौन सा अधिकार है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले अच्छा क्या आप जानती इसमें कौन सा कानून
महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है अगर इस बिल का हम विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन ला के रखेंगे, और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। कोई महिला नहीं चाहती उसकी सौतन आए, तो क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐ मेरे देश की महानाई को, अगर वो तुम्हारी सौतन लेके आएगा, इस बिल के अंदर मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम उस पति से तलाक लेना और महीने का खर्चा भी लेती रहना, ये इसमें कानून है। इतना नहीं, आपने देखा होगा पहले हमारी बेटियों की शादी पालने में हो जाती थी, बचपन में शादी हो जाती थी, उस बिल में दिया गया अब लड़की की उम्र 18 साल होगी, उसके बाद आप शादी करेंगे। पहले क्या होता था, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को सती होना पड़ता था। कल पत्नी अकेले सती होती थी, पति कभी सता नहीं होता था। कल पत्नी के लिए बहुत सारे कानून। इतना ही नहीं, आज देश में क्या है, वर्तमान की परिस्थिति आपको बताएं, सारी इज्जत महिलाओं के पास रखी होती है। देश भर की इज्जत महिलाओं के पास है। क्या कहा, अगर महिला गलत कर दी, बेटी गलत किया तो पापा का, काका का, चाचा का, भाई का नाक कट जाएगा। बेटे ने क्या, छोड़ो बेटा है। आज वर्तमान की स्थिति है। तो केवल पत्नी सती होती थी, पति सता नहीं होता था। कानून बदला गया, कानून बनाया गया, नहीं अब पत्नी सती नहीं होगी, बल्कि क्या करेगी, पत्नी दूसरी शादी करेगी। अगर पति मर गया है तो पत्नी की उम्र बची है तो दूसरी शादी करेगी। इतना ही नहीं साथियों, जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें भी आज डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार मिला। जिन महिलाओं का जन्म पाप योनि माना गया था, जिन महिलाओं का बच्चा पैदा करने का सामान माना गया था, ऐसी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का अधिकार दिया गया। जैसे आपकी बेटी की शादी हो जाए तो आपकी बेटी ससुराल जाए तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में, आपकी जमीन और जायदाद में हिस्सा दीजिए, तभी आप अपने बेटे को सब दे सकते हैं। नहीं तो कानून है, आपको अपनी बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। आप क्या देते हैं? कन्यादान देते हैं ना, सबसे बड़ा दान कन्यादान। आप लोग का भी कन्यादान हुआ होगा, हुआ है ना, बड़े पैमाने में कन्यादान हुआ। क्या देते हैं? हम कन्यादान करते हैं, तो क्या न्याय मिलता है? अच्छा, कन्यादान जब कर देते हैं, आपके साथ, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है? नहीं। चलो मान लिया जाए रिपोर्ट लिखी गई, तो क्या न्याय मिलता है? नहीं। न्याय के नाम पे बेटी की लाश घर चली जाती है, न्याय के नाम पे बेटी जिंदा जलाई जाती है, न्याय नहीं मिलता। उदाहरण देके बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल साथियों, जैसे हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं, तो क्या मांगने जाते हैं? नहीं। अच्छा, मांगने गए तो क्या आपको वापस मिलता है? नहीं। अगर वापस नहीं मिला तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखवाते हैं? नहीं। क्यों? आपकी ये मानसिकता बन चुकी है कि दान की हुई चीज पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी का हमने दान कर दिया तो कौन सा अधिकार भाई? आपको काहे का कानून, आपको काहे को न्याय दिया जाएगा? तो बेटी को बराबर का अधिकार संविधान के अंदर है। इतना ही नहीं, भारत की समस्त महिलाओं को, भारत के समस्त पुरुषों को आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी बंदूक का अधिकार है, फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। किसी को मिला क्या? नहीं मिला। अच्छा, मिला होता तो क्या होता, नहीं मिला तो क्या हुआ? अगर मिला होता, यहाँ बैठी हर महिला क्या होती? सैनिक होती। कैसे होती? खाना बनाना हमें आता था क्या? नहीं आता था, हमने सीखा। मोबाइल चलाना हमको आता था क्या? नहीं आता था, हमने सीखा। नहीं आता था, हमने सीख लिया। अगर हमें पता है ये लाइसेंसी हथियार हमारी रक्षा के लिए, खुद का चलाना नहीं सीखेंगे क्या? सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो सैनिक बनेंगे, और जब सैनिक बनेंगे तो क्या होगा? आपके घर के पास या आपके घर में कोई गुंडा मवाली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वीरांगना का आज इस जो बदतर हालत उस समय हुई थी वो ना हुई होती। और गलती से अगर आ भी जाता, गलती से अगर आ भी जाता, उस बंदूक में क्या होती है? 6 गोलियां होती है। कितनी होती है? 6 गोलियां होती है। तो आप क्या करेंगे अगर आ गया और आपके साथ छेड़खानी किया? तो ज़्यादा नहीं करना है, सारी की सारी नहीं ठोकना। अब आखिर क्या करना मैं बोलना नहीं चाहती, अब समझदार लोग समझ जाएंगे। तो क्या होता, अगर आप सुरक्षित होती तो आपका बच्चा होता, वो भी सुरक्षित होगा। आपका बच्चा है तो आपका परिवार होगा, आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका समाज होगा, आपका समाज सुरक्षित होगा तो आपका देश सुरक्षित होगा। लेकिन आज क्या है, हमें केवल क्या कहा गया, आपके साथ कोई घटना घटे महिलाओं के लिए तो 1090 पे फोन करना। आपकी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार जंगल झाड़ियों में होता है, वहाँ मोबाइल में नेटवर्क होता है क्या?
चलो मान लिया जाए नेटवर्क नहीं होता है, और अगर मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, अगर फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार हमारी महिलाओं को मिल जाए तो इससे क्या होगा, वो मोबाइल का नेटवर्क काम करे या ना करे, वो बंदूक की गोली काम करे। तो साथियों, ये सारे अधिकार हमें इस भारत के संविधान के अंदर है, लेकिन संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, अभी भी संविधान का जो कानून है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। क्या कहा गया, आपके साथ अगर घटना घटेगी तब जाके आपको FIR रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि घटना ही ना घटे? आप ऐसा कानून बनाओ कि घटना ही ना घटे। साथियों, इतनी सारी जो बातें हैं, अगर आप चाहते हैं, वैसे मैं एक संगठन से बिलोंग करती हूँ, बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी। मैं यूथ संगठन की नेशनल को कन्वीनर हूँ। आज मैं महिलाओं के टॉपिक की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, इसलिए मुझे ये बात आपको बतानी पड़ रही है। जिन बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनको अगर हम लड़ना चाहते हैं, आपकी बेटी और बेटी की लड़ाई अगर हम लड़ना चाहते हैं, तो साथियों संगठित तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना ये सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता हमारी पीढ़ियों को बेच देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक चेतना आपके अंदर आए, तो सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता को समझना होगा और सबको एक आना होगा। जैसे आज का ये मंच रहा, बहुत सारे संगठन के लोग इस मंच पे आए, ये बहुत बड़ा मैसेज इस अयोध्या के अंदर गया है। तो संगठन में क्यों आना होगा, संगठन एक तरीके से संगठित क्यों होना होगा? आपको 2-4 एग्जाम्पल देती हूँ कि संगठन में शक्ति होती है। मेरी उंगली आपको दिख रही है, अगर उंगली से किसी को मारेंगे चोट लगेगी, और इससे मारा तो दांत भी टूट सकता है। तो ये क्या है, ताकत है, ये है संगठन। दूसरा, हमारे घर में झाड़ू होता है, हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। जब तक वो झाड़ू रस्सी से बंधी है तब तक घर का कचरा निकालती है, जैसे रस्सी से खुल जाती है खुद कचरा बन जाती है। तो क्या हम कचरा बनना पसंद करेंगे? नहीं। तीसरा, हम लोग अंगूर खरीदने जाते हैं मार्केट में, अंगूर का सीजन था तो अंगूर खरीदने मार्केट गए थे। कुछ अंगूर गुच्छे में रखे थे और कुछ टूट करके अलग रखे हुए थे। जो अंगूर गुच्छे में रखे हुए थे उनका दाम बड़ा ज़्यादा था, जो अंगूर अलग थे वो मीठे थे, फिर भी उनका दाम क्यों था, उनका दाम कम क्यों था? क्योंकि वो अलग थे। जो गुच्छे में थे वो खट्टे थे, फिर भी उनका ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो संगठन में थे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, बंदूक होती है, बंदूक और बंदूक की गोली होती है। जब तक बंदूक में गोली है, अगर बंदूक से गोली को निकाल दे और आपको मारा जाए तो क्या चोट लगेगी? नहीं। और बंदूक में गोली भर के मारा जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको गोली है, जब तक बंदूक जो संगठन के अंदर आप लोग नहीं आएंगे, संगठित तरीके से काम नहीं करेंगे, तो साथियों इस देश में हम असली मुकाम, असली हौसले और असली संविधान को लागू नहीं करा पाएंगे। एक एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करती हूँ। हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कैसे की जा रही है, एक घटना बताती हूँ। एक बार एक शिकारी ने क्या किया, उस शिकारी ने मुर्गियों का सम्मेलन किया। शिकारी ने मुर्गियों का सम्मेलन किया और कहा, ऐ मुर्गियों तुम्हारी आज़ादी का दिन है। उन्होंने कहा, ऐ मुर्गियों तुम्हारी आज़ादी का दिन है, लेकिन तुम मुर्गियों को एक प्रस्ताव पारित करना है कि तुम मुर्गियों को किस मसाले में तला जाए। तो मुर्गियों को लगा अभी तक घर के मसाले में तले जाते थे, अब जापान के मसाले में तले जाएंगे। तो मुर्गियों का झुंड क्या बोला, एक झुंड ने कहा जापान से मंगाओ, एक ने कहा लंदन से मंगाओ, एक ने कहा अमेरिका से मंगाओ। जो मुर्गियों का नेता था बोला चुप, पहले काटेगा बाद में तलेगा। क्या करेगा? पहले काटेगा बाद में तलेगा। हम प्रस्ताव ये पारित करते हैं, हमें काटा ही ना जाए, तलने की बात खत्म हो जाए। ना ना ना, तुम्हारा काटा जाना तय हो चुका है, तुम्हें तलने का प्रस्ताव करना है। वैसे हमारे बहुजन समाज के लोगों, आपका मरना बीजेपी कांग्रेस ने तय कर दिया है। आप बेरोजगारी से मरना चाहते हैं, भुखमरी से मरना चाहते हैं, बलात्कार आतंकवाद से मरना चाहते हैं, नक्सलवाद से मरना चाहते हैं, किससे मरना चाहते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये बिल पारित करके इनको दे दो, आपका मरना तय कर दिया। तो अगर मरना नहीं चाहते हैं तो संगठित तरीके से संगठनों के जाल को एक होना पड़ेगा। आपको एक मुद्दे के आधार पे एक होना पड़ेगा। अगर मुद्दे के आधार पे हम एक हो जाते हैं तो आने वाली लड़ाई बड़ी आसानी से हम लड़ सकते हैं। आने लड़ाई हम बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। उसको लड़ने के लिए साथियों हमें एक काम ये करना होगा। मैं कुछ चंद लाइन के साथ बात को खत्म कर दूंगी कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी। जिंदा है हौसला,
है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान अभी बाकी है। ऐ मुश्किलों अभी तो हमने चलना सीखा, ऐ मुश्किलों अभी तो हमने चलना सीखा है, अभी उड़ान बाकी है, असली मुकाम बाकी है। आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ समय दिया, तो मिशन का टाइम भी खत्म हो रहा है। प्रशासन ने हमें बहुत कम समय दिए हुए थे, कम क्या उनके अनुसार उन्हें समय दिया हुआ था। मैं समय के अंदर ही अपनी बात को रखने का प्रयास किया और आप लोगों ने मुझे सुना। सभी का धन्यवाद। पुनः हमें वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पे सभी का अभिनंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। साथियों, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मोदी।